नमस्कार, मैं सतीश सिंह। आप लोगों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हैं कि अनसाट 2022 सेट 1 जीए इसमें लिखा हुआ है। क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को अनसाट पेपर सन 2022 का फिजिक्स का अनसाट पेपर हल कराने जा रहा हूँ। इसलिए क्योंकि अधिकांश छात्र अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके होंगे या कुछ ऐसे छात्र होंगे जिनका कोर्स कंप्लीट होने वाला होगा। इसलिए ये समय आप लोगों के स्वयं का आकलन करने का है। आप खुद अपना आकलन करिए, देखिए कि आपने जो पढ़ा है क्या वो बोर्ड परीक्षा के स्तर का है। अगर आप लोगों ने बोर्ड परीक्षा के स्तर में थोड़ी भी कुछ कमी रखी है तो अनसाट पेपर को हल करके आप उस कमी को दूर कर सकते हैं और आप ये जान सकते हैं कि जो हमारी बोर्ड एग्जाम होगा, जो हमारी बोर्ड परीक्षा होगी, उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके कठिनता का स्तर क्या होता है। क्योंकि जब तक हम उस लेवल तक अपनी तैयारी को नहीं पहुंचाएंगे तो हमें अच्छी सफलता नहीं मिल पाएगी। आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, लेकिन क्या वो तैयारी बोर्ड परीक्षा के लेवल की है? तो ये आपको कहाँ से पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा जब आप अनसाल्ड पेपर हल करेंगे, तो वहां से आपको अच्छे से आकलन अपने आप का कर पाएंगे। तो आज शुरुआत करते हैं हम लोग सन 2022 सेट 1 जीए। हो सकता है आप लोगों के पास जो किताबें हों अलग अलग कंपनियों की हों, तो आप देख लीजिए कि उसमें सेट जीए जरूर कहीं ना कहीं होगा। तो आप उसे खोलेंगे और देखेंगे कि सेट जीए में कैसे प्रश्न हैं और उनको हल करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वो प्रश्न हल करने में दिक्कत हो रही है तो हम यहाँ पे आपको हल करके दिखाएंगे और आप उनको समझेंगे और एक बार फिर से उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसा कि पहला प्रश्न में दिया है, देखिए आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें पहला जो प्रश्न होता है वो सब ऑप्शनल होते हैं, विकल्प वाले प्रश्न होते हैं और 6 होते हैं, सब एक एक नंबर के होते हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न है इसमें दिया गया है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा की जो वैल्यू दी गई है I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस में π/2, और इसके बाद इसका प्रत्यावर्ती जो विभव दिया है, यहाँ पे विभव को v से ना लिख करके इन लोगों ने e से लिखा है। तो विभव को v से भी लिखा जाता है और e से भी लिखा जाता है। इसकी जो वैल्यू इसमें दी गई है वो साइन ओमेगा टी दी गई है। कह रहा कि परिपथ में व्यय शक्ति स्मॉल p कितनी होगी, ये हमको ज्ञात करके दिखाना है कि परिपथ में व्यय शक्ति कितनी होगी। तो ऐसे सवालों को हल करना देखिए कठिन नहीं होता है, बस देखने में ये सवाल कठिन लगते हैं। सबसे पहले आप समीकरण को ध्यान से देखें, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस में फाई। देखिए साइन का जो कोण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कला कहते हैं। तो जो धारा का समीकरण है उसमें जो साइन का कोण है ये कला कहलाएगा। इसी तरीके से जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण है इसमें क्या लिखा? ओमेगा टी। तो इसमें जो ओमेगा टी है वो इसमें कला है। अब जो शक्ति के फार्मूले होते हैं वो हमारे पास दो तरीके के होते हैं। अगर एक ऐसा परिपथ है या ऐसा परिपथ, या मान लीजिए कि शक्ति का जो फार्मूला है वो P इक्वल टू VRMS क्रॉस में IRMS और cos फाई। जब भी हमारे पास कोई प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होगा और शक्ति हमको निकालनी होगी, हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। जहां पे VRMS को आप जानते होंगे कि वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान होता है रूट मीन स्क्वायर। RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, जिसको हिंदी में वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। IRMS धारा का वर्ग माध्य मूल मान, और ये जो cos फाई है इसको हम लोग कहते हैं शक्ति गुणांक, जिसमें फाई क्या होता है? कलांतर होता है। तो ये जो दो समीकरण हमारे पास है, यहां आप देखिए ध्यान से, इसकी जो कला है ओमेगा टी माइनस फाई है, इसकी कला ओमेगा है। अब देखिए अगर यहाँ पे π/2 ना होता तो दोनों की कला कैसी होती? समान होती। और यहाँ पे π/2 को घटाया जा रहा, तो इसका मतलब यह है कि जो धारा की कला है वो π/2 क्या है? कम है। किससे? वोल्टेज की कला से।
तो दोनों की कला में जो अंतर हुआ वो π/2 का हुआ, क्योंकि π/2 कम है ये। तो ये अंतर यहां से स्पष्ट हो रहा है कि दोनों की कलाओं में अंतर π/2 का है। अब जब हम यहां पे ये फाई क्या है, कला है, तो ये जो कलांतर है π/2 अगर हम यहां पे रख दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, P = V RMS क्रॉस में IRMS, और क्रॉस में कितना आ जाएगा, फाई की जगह हम क्या रखेंगे, 90 या π/2 रखेंगे, क्योंकि π/2 का मान कितना होता है, 90 होता है। अब cos π/2 का मान कितना रहता है, 0, तो यहां से P = कितना आ जाएगा, VRMS क्रॉस में IRMS और 0 का जैसे गुणा करोगे आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो शक्ति होगी वो 0 होगी और चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 0 ऑप्शन दिया है। इसके बाद इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा 0 डिग्री केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। ताप इसमें 0 डिग्री केल्विन दिया है और शुद्ध अर्धचालक को पूछ रहा है कि यह चालक होगा इस ताप पर या फिर ये प्रतिरोधक होगा। तीसरा विकल्प इसमें कह रहा है यह शक्ति स्रोत होगा। क्या यह शक्ति स्रोत है, या फिर कह रहा कि यह विद्युत रोधी होगा। ये 4 विकल्प इसमें दिए गए हैं। देखिए जो अर्धचालक होते हैं, शुद्ध अर्धचालकों की बात हो रही है यहाँ पे। ये जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं, 0 डिग्री के 0 केल्विन का मतलब है कि यह सामान्य ताप की बात हो रही है। 0 केल्विन क्या होता है, सामान्य ताप होता है। और सामान्य ताप पर अर्धचालक के जो परमाणु होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणुओं से बहुत ही दृढ़ता से बंधे होते हैं। इस वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मुक्त नहीं हो पाता है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन इसमें मुक्त नहीं हो पाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा इस प्रकार के पदार्थ में, तो यह पदार्थ कभी भी चालक नहीं बन सकता है। जब इसका ताप बढ़ाया जाता है तो ऊष्मीय विक्षोभ की वजह से ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो परमाणु के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये यहां से ऊर्जा पा करके मुक्त हो जाते हैं और तब इस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं और तब ये पदार्थ क्या बन जाता है, चालक बन जाता है। लेकिन चालक कब बनता है, जब इसका ताप बढ़ा दिया जाता है तब ये चालक बनता है। तो सामान्य ताप पर तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणुओं से बहुत ही दृढ़ता से मजबूती से बंधे होते हैं, इसलिए इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। इसलिए ये जो पदार्थ है अचालक होगा, या इसको हम कह सकते हैं कि विद्युत रोधी होगा। तो ये विद्युत रोधी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें 4 दिया है। तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। अब इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया है कि V इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले, V इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा इसमें दी है, इलेक्ट्रॉन से बद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लगभग होगा। तो ये डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का फार्मूला होता है, अगर V वोल्ट की बात की जाए और डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की बात की जाए तो लैम्डा = 12.27 और अपान में √V एंगस्ट्रॉम, ये इसकी क्या होती है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होती है। इसे आप सीधे याद रख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। तीसरे प्रश्न यानी गा का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब इसमें देखिए प्रश्न नंबर घ। प्रश्न नंबर घ में कह रहा है परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं। एक परमाणु होता है, यह नाभिक है, इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। तो यह कह रहा कि जो अल्फा कण है वो किस बल के कारण प्रकीर्णित होता है। सबसे पहले इसमें गुरुत्वीय बल दिया है। देखिए गुरुत्वीय बल की यहां पे कोई संभावना नहीं है। गुरुत्वीय बल की वजह से अल्फा कण प्रकीर्णित नहीं होता है। आप अल्फा कणों का जब प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ेंगे तो वहां पे आप समझेंगे गुरुत्वीय बल का यहाँ पे कोई काम नहीं है।
नाभिकीय बल दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है, नाभिकीय बल नहीं हो सकता क्योंकि देखिए नाभिकीय बल केवल नाभिक में होता है। नाभिक में ये क्या करता है, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों को आपस में बांधे रखता है। तो नाभिकीय बल केवल नाभिक में होता है, परमाणु में नहीं होता है, क्योंकि परमाणु नाभिक और इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। तो नाभिकीय बल की बात केवल नाभिक तक सीमित रहती है, बाहर नहीं होती, इसलिए नाभिकीय बल बेस में गलत हो जाएगा। कूलाम बल सही हो जाएगा, क्योंकि जब रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक ने अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग किया था तो वहां पे उन्होंने निष्कर्ष निकाले थे। तो उन्होंने बताया था कि इसमें कूलाम के नियम की सत्यता पाई जाती है, इसलिए अल्फा कणों का जो प्रकीर्णन प्रयोग है वो कूलाम के नियम की बात करता है। कूलाम का नियम इसमें सही रहेगा। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही रहेगा, घा का ऑप्शन नंबर 3 कूलाम बल। और इसके बाद जो चौथा ऑप्शन इसमें दिया है, चौथे ऑप्शन में लिखा है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण में आवर्त विकिरण की आवर्त परास क्या होती है। तो देखिए जो आवर्त विकिरण होता है इसका जो आवर्त परास होता है वो 10 की घात 12 से लेकर 10 की घात 14 हर्ट्ज तक होता है। ये इसका आवर्त परास होता है 10 घात 12 से 10 घात 14 हर्ट्ज तक। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें कोई भी ऑप्शन 10 घात 12 से 10 घात 14 तक नहीं है। पहला ऑप्शन 3 × 10 घात 14 से 3 × 10 घात 18 है, जो कि हो नहीं सकता है, इसलिए इसका जो विकल्प 4 है ये इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप अनसाल्व पेपर ले लीजिए, अनसाल्व पेपर रखने से ये होगा कि आपके सामने जब क्वेश्चन होंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएंगे। और इसके बाद जो छठा प्रश्न है उसमें लिखा कि एक विकिरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है, तो कह रहा कि कौन सा गुण परिवर्तित नहीं रहेगा। ये प्रश्न बहुत एग्जाम में आता है, आप जब पूरा आंसर पेपर हल करेंगे देखेंगे सबसे ज्यादा प्रश्न यही पूछा जाता है। तो क्या कह रहा है इसमें, एक विकिरण है जो वायु से जल में प्रवेश करता है, हमने ऊपर माध्यम वायु को नीचे माध्यम जल कर दिया है। अब वायु से जब जल में जा रहा है तो ये विकिरण इस तरीके से गया। यहां पे देखिए ये बात बताई जाती है, जब हम लोग प्रकाश टॉपिक शुरू करते हैं तो वहां भी चर्चा होती है। तो कहा जाता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बदल जाती है। अगर चाल की बात करेगा तो चाल बदल जाती है, याद रखिए आप। इसके अलावा इसकी तरंग दैर्घ्य भी इसकी बदल जाती है, लेकिन इसकी जो आवृत्ति होती है वो नहीं बदलती है। सब कुछ बदलेगा, इसकी चाल बदलेगा, तरंग दैर्घ्य बदलेगा, लेकिन आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होता है। आपको ये बात याद रखना है कि जब भी कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी और बाकी सब कुछ बदलता है। जितने भी इसमें गुण होते हैं सब बदलते हैं, आयाम बदलेगा, वेग बदलेगा, तरंग दैर्घ्य बदलेगी, आवृत्ति नहीं बदलेगी। इसलिए इसका जो चौथा विकल्प है वो बिल्कुल सही रहेगा, विकल्प नंबर 4, इसकी आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है कि एक अल्फा कण 15 × 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। ये एक वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत बल रेखाएं हैं, वैद्युत बल रेखाओं से क्या बनता है, वैद्युत क्षेत्र बन जाता है। और इसी में एक अल्फा कण, ये अल्फा कण है, इस वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। इस वैद्युत क्षेत्र का जो मान है, देखिए वैद्युत क्षेत्र को हम लोग कैपिटल ई से लिखते हैं। कैपिटल ई की वैल्यू इसमें दी गई है 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। कह रहा उस पर लगने वाले बल की गणना करके दिखाइए, इस पर कितना बल लगेगा। देखिए वैद्युत क्षेत्र में जब भी कोई आवेशित कण रखा जाता है तो वैद्युत क्षेत्र क्या करता है, उस आवेशित कण पर एक बल आरोपित कर देता है और उसी बल को हम लोग वैद्युत बल कहते हैं। इसी वैद्युत बल को हम यहाँ पे ज्ञात करना चाहते हैं।
कहा यह जाता है कि यदि कण का आवेश कितना है Q, तो जो लगने वाला बल होता है वो F इक्वल टू क्यू ही होता है। तो F इक्वल टू क्यू ही की सहायता से यहाँ पे बल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो F इक्वल टू क्यू और E, लेकिन इसके लिए Q मतलब होता है आवेश का, जो यहाँ पे कण रखा जाता है उसका आवेश। तो कण कौन रखा गया? अल्फा। तो अल्फा कण का आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना 3.2 इंटू 10 की घात माइनस में 19 कूलम होता है। तो Q की जगह 3.2 इंटू 10⁻⁻19 रखेंगे और E का मान इसमें 15 इंटू 10⁻4 लिखा हुआ है। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, 15 का 2 में करेंगे 30 और 15 का 3 में करेंगे 45, 3 48, 0.1 अनुपात लगा लेंगे यहाँ पे और इसकी पावर को एडजस्ट करेंगे। -19 + 4 कितना बचेगा? -15 बचेगा। दशमलव को 1 अंक आगे बढ़ा दीजिए तो 4.8 लिखेंगे, घात में 1 जुड़ जाएगा। दशमलव जब 1 अंक आगे बढ़ता है तो घात में 1 जुड़ता है, तो -15 में जब 1 जोड़ोगे -14 और न्यूटन आ जाएगा। तो इस अल्फा कण पर 4.8 इंटू 10 घात माइनस में 14 न्यूटन का बल लग जाएगा। इसके बाद ये दूसरे का क्वेश्चन था। इसके बाद दूसरे का खा प्रश्न दिया है कि विद्युत फ्लक्स का क्या आशय है, इसका मात्रक लिखिए। आप विद्युत फ्लक्स से क्या समझते हो? एक तल है और इस तल को हमने वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रख लिया। इस तरीके से हमने एक तल को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा। माना कि इस तल का क्षेत्रफल कितना है? कैपिटल A, और ये जो वैद्युत क्षेत्र है इसको हमने मान लिया कि ये कैपिटल E है। वैद्युत क्षेत्र को E से प्रदर्शित किया जाता है। तो जब किसी तल को वैद्युत क्षेत्र के एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है तो इस वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E तथा क्षेत्रफल A के गुणनफल को इस तल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं और इसको फाई से लिखते हैं। तो फाई इक्वल टू क्या फार्मूला बनेगा? EA बनेगा। तो इस तरीके से आप इसकी डिफिनेशन को लिख सकते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई तल एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E तथा तल के क्षेत्रफल A के गुणनफल को इस तल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको फाई से लिखा जाता है, फाई इक्वल टू EA। अब ये पूछ रहा है इसका मात्रक क्या होगा, तो यहां पे मात्रक वैद्युत क्षेत्र का रखिए। वैद्युत क्षेत्र के 2 मात्रक होते हैं। इसमें से एक मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, इसका एक जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम होता है, और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। तो एक तो मात्रक ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर और अपान में कूलम। और अगर हमने ऐसा किया कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक अगर वोल्ट प्रति मीटर रखा, इसका एक मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, और क्षेत्रफल का यहाँ पे मीटर स्क्वायर रखेंगे तो मीटर से मीटर कट जाएगा और आ जाएगा वोल्ट मीटर। तो इसके 2 मात्रक होते हैं, एक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम और दूसरा होता है वोल्ट मीटर होता है। तो ये दोनों ही मात्रक आप तैयार कर लीजिए। वैद्युत फ्लक्स की जो परिभाषा है वो अक्सर परीक्षा में आती रहती है, कई मॉडल पेपर में आपको देखने को मिलेगी। तो ये प्रश्न 2 का खा प्रश्न हो गया है। इसके बाद देखिए 2 का गा कह रहा है कि अनओमी एवं अनओमी प्रतिरोधों के लिए वोल्टता कैपिटल V धारा स्मॉल I के बीच में ग्राफ खींचकर दिखाइए। ओमी प्रतिरोध कौन सा प्रतिरोध होता है? ओमी प्रतिरोध वो प्रतिरोध होता है जो ओम के नियम का पालन करता है, और अनोमी प्रतिरोध कौन होता है? जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है।
ये दो प्रतिरोध होते हैं। ओम का नियम आपने पढ़ा होगा। ओम का नियम V अपान में I इक्वल टू R होता है। ये ओम का नियम होता है। तो ओमी प्रतिरोध का मतलब ये होता है कि अगर वोल्टेज और धारा का अनुपात सदैव नियत रहे तो उसे हम ओमी प्रतिरोध कहते हैं। इसमें अगर हम वोल्टेज और धारा के बीच में ग्राफ खींचेंगे, x अक्ष पे वोल्टेज को प्रदर्शित करेंगे और इसका जो y अक्ष है इसमें हम धारा का प्रदर्शन करेंगे y अक्ष में। तो चूंकि यहाँ पे v और I का जो अनुपात होता है वो सदैव नियत रहता है, r का मान सदैव नियत रहता है, इसलिए v और I के बीच में जब ग्राफ खींचा जाएगा तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। ग्राफ खींचते समय आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि अगर दो राशियों का अनुपात है और वो अनुपात सदैव नियत रहता है तो आपको बिना कुछ सोचे समझे सीधी रेखा खींच देना है। अब अनोमी प्रतिरोध वो प्रतिरोध होता है जिसमें V और I का अनुपात नियत नहीं रहता है। तो जब अनुपात नियत ना रहे, वो बदलता रहे, तो फिर आपको जो रेखा खींचनी है वो वक्राकार खींच देनी है। तो अनोमी प्रतिरोध का जो ग्राफ बनेगा V और I के बीच में वो एक वक्राकार ग्राफ ऐसे बनेगा। इसलिए बनेगा क्योंकि यहाँ पे V और I का जो अनुपात R होता है, R का मान बदलता रहता है। इसलिए मान बदलने की वजह से कभी भी सीधी रेखा नहीं मिल सकती है, हमें एक वक्राकार रेखा मिलेगी। तो आप इस प्रश्न का उत्तर ऐसे दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की गतिज ऊर्जा, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य को गतिज ऊर्जा के पदों में हमें व्यक्त करके दिखाना है। इसके पहले भी देखिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का एक क्वेश्चन आ चुका था और एक क्वेश्चन फिर इसमें आ गया है, लेकिन इस बार हमें गतिज ऊर्जा के पदों में डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य को लिखना है। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का जो सूत्र होता है वो लैम्डा इक्वल टू H अपान में mv होता है, जहां पे m को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं, इस मान v को वेग कहते हैं और h को प्लांक नियतांक कहते हैं। लैम्डा डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होती है। अब चूंकि हम जानते हैं कि ये कह रहा है कि इस फार्मूले को गतिज ऊर्जा के पदों में देना है। गतिज ऊर्जा का फार्मूला m और v के पदों में आप क्लास 9 से पढ़ते हैं, k इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। ये फार्मूला क्लास 9 से आप लोग पढ़ा करते हैं। तो यहां से हम करते हैं कि v की वैल्यू ये निकाल करके और इस जगह v का मान रख देंगे, अपने आप डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य गतिज ऊर्जा के पदों में आ जाएगा। तो v स्क्वायर बराबर निकालेंगे 2 ऊपर m नीचे, तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना बन जाएगा 2k और अपान में m। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट में 2k अपान में m आ जाएगा। ये v की वैल्यू आ गई। अब इस v की वैल्यू को लैम्डा इक्वल टू h अपान mv में जहां v लिखा है ये मान हम इस जगह पे यहाँ पे रखेंगे। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू h अपान में m और इस v की जगह हमें ये रखना है 2k अपान में स्मॉल m। अब एक स्मॉल m रूट के अंदर एक बाहर है, तो हम ऐसा करते हैं कि इस बाहर वाले m को इस रूट के अंदर पहुंचा देते हैं। तो देखिए जब भी कोई राशि रूट के अंदर जाती है तो उसके ऊपर स्क्वायर लग जाता है। तो इसलिए लैम्डा इक्वल टू h अपान में अंडर रूट में 2k, m अंदर चला जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा और अपान में m से m कट जाएगा और लैम्डा इक्वल टू h अपान में अंडर रूट में 2k m, ये फार्मूला हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य हो गई है और ये गतिज ऊर्जा हो गई है। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का जो सूत्र है वो गतिज ऊर्जा के पदों में हमें प्राप्त हो गया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है 2 का अंक। इसमें लिखा कि एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्रपृष्ठ की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो हम एक उत्तल लेंस बनाते हैं, ये एक उत्तल लेंस है और इसके प्रत्येक वक्रपृष्ठ की जो त्रिज्या है वो 20 सेंटीमीटर है।
आगे से मैं लिखा था लेंस के माध्यम का अपर्तनांक 1.5 है। लेंस के माध्यम का जो अपर्तनांक है उसको हम लोग n से नोट करते हैं। n की जो वैल्यू है 1.5 इसमें दी गई है, 1.5 है। यदि लेंस को निम्न चित्र में ए बी केंद्र से काट दिया जाए, अब इसमें एक फिगर बना हुआ है, ये एक फिगर है, यहाँ ए लिखा है, यहाँ बी लिखा है। ये कह रहा है कि इस लेंस को ए बी केंद्र से काट दीजिए। तो जब इसको हम ए बी केंद्र से काटेंगे, ए बी केंद्र का मतलब है कि इसे हमें खड़ा खड़ा काटना ऐसे, तो इसमें फिर ऐसे दो टुकड़े हो जाएंगे, इस तरीके से ऐसे दो टुकड़े होंगे। आगे से मैं कहता है कि प्रत्येक नए लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करिए। ये दो लेंस बनेंगे जिसका एक पृष्ठ समतल है, दूसरा कैसा उत्तल है, तो फिर ये लेंस समतल उत्तल लेंस कहलाएंगे और हमें इन समतल उत्तल लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात करके दिखाना है। इनके फोकस दूरी निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये समझ लें कि जब ये समतल उत्तल लेंस बनेगा तो जो पहला पृष्ठ है, इसमें पहले कह रहा था कि दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 20 है। इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20, इसकी भी 20। तो ये जो समतल उत्तल लेंस बना है, इसका ये वाला जो पृष्ठ है ये तो वक्र ही है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी रहेगी? 20 रहेगी, जो पहले थी। तो R1 इक्वल टू यहाँ पे 20 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। बात हमको यहाँ पे दूसरे पृष्ठ की समझनी है। जो दूसरा पृष्ठ है वो एक समतल पृष्ठ है, और जो समतल पृष्ठ होते हैं उनकी जो वक्रता होती है वो शून्य होती है। इसकी वक्रता 0 हो गई है क्योंकि अब वो समतल हो चुका है, उसमें कोई वक्रता नहीं है, वक्रता 0। अब जो वक्रता त्रिज्या होती है वो वक्रता त्रिज्या जो होती है वो वक्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इन दोनों में उल्टा संबंध होता है। वक्रता त्रिज्या इज प्रोपोर्शनल टू 1/, में वक्रता। अब वक्रता अगर यहाँ पे 0 आप रखोगे तो 1/, क्या बनेगा? 0 बनेगा, और 1/0 की वैल्यू कितनी होती? अनंत हो जाती है। इसलिए आप याद रखिए, अब आगे जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे तो उसमें आपके लिए आसानी हो जाएगी कि अगर हमें कोई समतल पृष्ठ मिलता है जिसकी वक्रता त्रिज्या को हम तुरंत अनंत लिख लेंगे। लेकिन देखिए, जो समतल पृष्ठ है वो दूसरा पृष्ठ है, और हम ये जानते हैं कि जैसे कोई उत्तल लेंस है तो उसका जो पहला पृष्ठ होता है, ये पहला पृष्ठ है, इसकी वक्रता त्रिज्या लेंस के दाईं तरफ होगी, और जो दूसरा पृष्ठ है इसकी वक्रता त्रिज्या लेंस के बाईं तरफ होगी। तो कभी भी कोई उत्तल लेंस का सवाल आएगा तो दाईं तरफ होने की वजह से दाईं ओर की सभी दूरियां चिन्ह परिपाटी के अनुसार पॉजिटिव होती हैं, इसलिए R1 का मान आप लोग पॉजिटिव नोट करेंगे। और जो दूसरा पृष्ठ है ये बाईं तरफ, इसकी वक्रता त्रिज्या पड़ेगी, बाईं तरफ की सभी दूरियां निगेटिव होती हैं, इसलिए R2 को हम सदैव निगेटिव नोट करेंगे। इसमें आपको चिन्ह परिपाटी को यूज करना पड़ेगा। अगर आप चिन्ह परिपाटी के बिना R1 और R2 की वैल्यू नोट करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। तो जो समतल पृष्ठ है वो दूसरा पृष्ठ है, इसकी वक्रता अनंत बाईं तरफ आएगी, इसलिए इसको निगेटिव नोट करेंगे, और R2 इक्वल टू -इनफाइनाइट। अब हमें दोनों की फोकस दूरी ज्ञात करके दिखाना है, लेकिन दोनों की जो फोकस दूरी आएगी वो सेम आएगी। इसलिए सेम आएगी क्योंकि दोनों एक पदार्थ के, दोनों का अपवर्तनांक एक रहेगा। एक वक्रता त्रिज्या इसमें 20, एक वक्रता त्रिज्या इसमें 20, एक वक्रता इसमें अनंत, एक वक्रता इसमें अनंत, तो सारी वैल्यू दोनों की बराबर है, इसलिए फोकस दूरी दोनों की सेम आएगी। एक के निकाले थे, दूसरे की उतनी ही रहेगी। तो इसमें लगाएंगे कौन सा सूत्र? देखिए, इस प्रकार के सवालों में हमें पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र लगाना होता है। तो पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र यहाँ पे लगा देते हैं। क्या सूत्र होता है? 1/f इक्वल टू n-1, 1/, में R1 माइनस में 1/, में R2। n की जो वैल्यू इसमें दी गई है वो 1.5 है, -1/R1। R1 की जगह हमको 20 रखना है, यहाँ पे 20 रखेंगे, माइनस में 1/R2। R2 का जो मान है वो माइनस का अनंत है, यहाँ माइनस अनंत रखेंगे। 1.5 में घटाएंगे 0.5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1/20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/अनंत।
एक बटे अनंत का मान कितना होता है, 0 हो जाएगा। तो 0.5 और इंटू में कितना रहेगा, 1 बटे में 20 और प्लस में अनंत का किसी भी संख्या में भाग करोगे आंसर 0 आता है, तो ये 0 हो जाता है। आगे इसमें 1/f इक्वल टू ये 0.5 और 1 बटे 20 को 0 में जोड़ोगे तो 1 बटे 20 ही आ जाएगा। दशमलव हटाएंगे नीचे 0 बढ़ेगा, 5 से काटेंगे 40 आएगा। तो 1/f इक्वल टू 1/40, 1 बटे बराबर 1 बटे 40। तो जैसे 1 बटे f को उल्टा करोगे f बनेगा, 1 बटे 40 को उल्टा करोगे 40 बनेगा। तो f बराबर 40 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों ही लेंसों की जो फोकस दूरी आएगी वो 40 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसके बाद प्रश्न 2 में एक सवाल और है घ। इसमें 6 सवाल दिए गए, पूरे 6 नंबर का प्रश्न रहेगा और कोई भी प्रश्न आपको छोड़ने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। एक भी प्रश्न आप यहाँ पे छोड़ नहीं पाएंगे, सभी प्रश्नों को यहाँ पे हल करना होता है। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। दिया है nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तो nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En इक्वल टू इसमें दी गई है, वो -30.6 और अपान में n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इतनी होती ही है। कभी भी आप nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा देखेंगे तो आपको हरदम इतनी मिलेगी और ये आपको याद भी होनी चाहिए। अब ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इसमें दी है वो -3.4 भी दी है। अब वो किस कक्षा की ऊर्जा है हमको नहीं मालूम है। जो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है वो कौन सी कक्षा की ऊर्जा है हमको नहीं मालूम है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो -3.4 ऊर्जा है वो किस कक्षा की, इसको निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, उस वैल्यू को इस En की जगह रखेंगे। मान लेते हैं कि वो nवीं कक्षा की ऊर्जा है, तो जब वो nवीं कक्षा की ऊर्जा है तो उसको यहां पे हम रख सकते हैं En की जगह। En का मतलब होता है nवीं कक्षा की ऊर्जा और हम कक्षा निकाल लेंगे उसकी। तो यहाँ पे -3.4 रखेंगे, माइनस में 13.6 अपान में n², माइनस माइनस कटेगा, n² को बाहर लेकर आते हैं तो ये जो 3.4 है वो नीचे चला जाएगा 13.6 और बटे में 3.4, दशमलव हटा लेंगे और 4 बार पूरा भाग चला जाएगा। इस तरीके से n² इक्वल टू 4, तो n इक्वल टू कितना जाएगा √4, स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट लगेगा और n का मान 2। हमें पता चल गया है कि जो -3.4 ऊर्जा थी वो nवीं कक्षा की मतलब दूसरी कक्षा की ऊर्जा थी। अब ये कह रहा है कि उसका कोणीय संवेग ज्ञात करिए। बोहर का जब परमाणु मॉडल आप पढ़ेंगे तो वहां पे कोणीय संवेग का आपको सूत्र मिलेगा। कोणीय संवेग का आपको सूत्र मिलेगा NH अपान में 2π। बोहर का जो परमाणु मॉडल है वो हमें बताता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में घूम सकता है जिसमें उसका कोणीय संवेग H/2π का पूर्ण गुणज होता है। तो आप देखना वहां पे आपको ये सूत्र लिखा मिलेगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को रख लेंगे। n की वैल्यू कितनी 2 निकली है, h और अब बटे में कितना 2π रहेगा, 2 से 2 कट जाएगा, h अपान में पाई जूल सेकंड। इसके बाद खंड सा शुरू होगा। खंड सा में 4 प्रश्न होंगे और 4 प्रश्न में आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ पाए। तो यानी कि चारों प्रश्न जो रहेंगे वो कंपलसरी रहेंगे, तो अच्छी तैयारी आपको रखनी होगी। प्रश्न 3 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए, 1 नंबर के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी विकल्प नहीं है कि आप कोई छोड़ पाए। तीसरे के काम में कह रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष लिखिए। तो ये एक ऐसा प्रश्न है जो आपको आपकी नोटबुक में भी मिल जाएगा। अल्फा कणों का जो प्रकीर्णन प्रयोग है सबकी नोटबुक में लगभग लिखाया गया होगा।
या बहुत सारी बुक ऐसी मार्केट में मिल रही होगी, उसमें भी मिल जाएगा। पूरा थ्योरिकल क्वेश्चन है, थोड़ी सी बात हम यहाँ पे आपको बता दे रहे, समझा दे रहे हैं। रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक ने जब अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग किया था तो उन्होंने क्या किया था कि सोने के स्वरपत्र में एक सोने का पतला स्वरपत्र लिया और उसमें अल्फा कणों की बौछार कर दी। अल्फा कणों की जब बौछार की तो उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण ऐसे थे जो सोने के स्वरपत्र को बिना विक्षेपित हुए पार कर रहे थे। कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो थोड़ा सा विक्षेपित हो रहे थे। कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो 90 अंश के कोण पर विक्षेपित हो रहे थे। ये 90 अंश के कोण पर 90 अंश से अधिक कोण पर विक्षेपित हो रहे हैं। और कुछ अल्फा कण ऐसे भी थे जो उसी मार्ग पर वापस लौट रहे थे। तो इस तरीके से रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक ने जब सोने के पतले स्वरपत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो ऐसे रिजल्ट उसे मिले। तो इन रिजल्ट के बेस पर उन्होंने 4 निष्कर्ष निकाले। पहला निष्कर्ष ये था कि जो कि अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने के स्वरपत्र से बाहर हो रहे हैं, इसका मतलब यह कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो खोखला है। पहला उनका रिजल्ट ये था। दूसरा उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण ऐसे हैं जो अपने मार्ग से विक्षेपित हो रहे हैं। इस तरीके से इनका विचलन हो रहा है। कुछ का विचलन तो 90 अंश से अधिक कोण पर हुआ और कुछ ऐसे थे जो जिनका विचलन इतना ज्यादा हुआ कि उसी मार्ग पर वापस लौट गए। तो देखिए अल्फा कण कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और अगर ये प्रतिकर्षित हो रहे हैं, विचलित होने का मतलब है कि इनको कोई ना कोई अंदर यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा भाग है जो इन्हें प्रतिकर्षित कर रहा है। तो प्रतिकर्षित कैसे होते हैं? सजाती को सजाती प्रतिकर्षित करता है। अल्फा कण पॉजिटिव, इसका मतलब अंदर कुछ ना कुछ धनावेशित भाग है। तो रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि परमाणु का समस्त धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान वो एक छोटे से भाग में केंद्रित होता है और इस छोटे से भाग को नाभिक कहा जाता है। इसका नाम उन्होंने नाभिक दिया। तो ये इनका दूसरा निष्कर्ष था। तीसरा निष्कर्ष इनका ये था कि जब उन्होंने भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न तत्वों के पत्र लिए और उनसे जब अल्फा कणों की बौछार जब उसमें की तो उन्होंने देखा कि सब में जो प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या थी वो अलग अलग थी। प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या अलग अलग पाई इन्होंने। तो इससे उन्होंने बताया कि जो प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या सब में अलग अलग है, इसका मतलब है कि सभी तत्वों के या जो अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होते हैं उनमें अलग अलग आवेश होगा। सबका आवेश समान नहीं हो सकता है, सबका आवेश कैसा होगा, अलग अलग होगा। और तीसरा चौथा उनका निष्कर्ष ये था, चौथी बात उन्होंने ये पाई कि ये कूलाम के नियम का पालन करता है। कूलाम का नियम यहाँ पे सत्य पाया जाता है। कूलाम का नियम क्या होता है? दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इस नाभिक का परमाणु क्रमांक कितना हो, Z हो, तो इसका आवेश कितना हो जाएगा, प्लस ZE। अल्फा कण का आवेश कितना होता है, प्लस 2E होता है। और अगर मान लीजिए कि दोनों के बीच की दूरी कितनी हो, स्मॉल r हो, तो उन्होंने ये पाया कि F इक्वल टू पहले कण का आवेश 2E, दूसरे कण का आवेश ZE और इनके बीच की दूरी का वर्ग यानी r²। ये जो कूलाम का नियम होता है यहाँ पे सत्य पाया जाता है। और इसीलिए देखिए इसमें एक विकल्प भी आया था, उसमें पूछा जा रहा था कि जो परमाणु होता है अल्फा उसमें कौन से बल का अनुभव करता है। तो वहां पे आपको बताया गया था कि नाभिकीय बल आप नहीं लिखेंगे, कौन सा बल लिखेंगे, कूलाम बल। तो कूलाम का नियम यहाँ पे सत्य पाया गया। तो ये एक क्वेश्चन इसमें थ्योरिकल है, इसको आप अच्छे से लिख लेना, आपने याद कर लेना, क्योंकि अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी अब आने लगे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की दो विशेषताएं लिखिए। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है उसे आप जानते हैं
यहाँ पे उसकी दो विशेषताएं लिखनी है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की बहुत सारी विशेषता होती है, जिसमें से हम कुछ विशेषताएं आपको बता दे रहे हैं। पहली विशेषता ये होती है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं उनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता विद्युत चुंबकीय तरंग की ये है। दूसरी विशेषता, अब इसमें आप बहुत सारी बातें लिख सकते हैं कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है वो निर्वात में चल सकती हैं। तीसरी विशेषता, विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल C = √1/√μ0 होती है, जहां पे μ0 को हम क्या कहते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, ε0 को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। चाल वही आएगी 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, लेकिन लिखते हैं हम लोग इस रूप में है क्योंकि इंटर की फिजिक्स है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर देते हैं। चौथी विशेषता ये होती है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं इनका परावर्तन हो जाता है, इनका परावर्तन हो सकता है, इनका अपवर्तन हो सकता है, इनका विवर्तन हो सकता है। चौथी विशेषता आप ये लिख सकते हो। पांचवी विशेषता पूछी दो ही जा रही है, लेकिन आप कोई भी तैयार कर लीजिए जो भी आपको सरल लगती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें आवेश रहित होती हैं, ये भी लिख सकते हो। विद्युत चुंबकीय तरंगें वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में विचलित नहीं होती हैं, इनका विचलन नहीं होता है, ये विक्षेपित नहीं होती हैं वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में। तो इस तरीके से आप इनकी बहुत सारी विशेषताएं लिख सकते हो। इसी में एक क्वेश्चन और भी कहा गया है, इसमें कहा जा रहा है कि इसके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के अवयव दिखाइए। संचरण आरेख इसका खींचना है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसे संचरित होती हैं। तो यहां पे हम 3 अक्ष खींचते हैं, ये x अक्ष है, इसको हमने y अक्ष, ये y अक्ष है, और ये कौन सा z अक्ष है। ये x अक्ष विद्युत चुंबकीय तरंग के चलने की दिशा को प्रदर्शित करता है, y अक्ष की तरफ हम वैद्युत क्षेत्र को रखेंगे और z अक्ष की तरफ हम चुंबकीय क्षेत्र को रखेंगे। आप ये जानते हैं कि तीनों ये अक्ष कैसे होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होता है, और वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों भी आपस में कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। अब संचरण दिशा अगर बनानी है तो इस तरीके से आप बना लीजिए, ऐसे। अब वैद्युत क्षेत्र जो y अक्ष की तरफ है तो हम वैद्युत क्षेत्र के लिए वैद्युत क्षेत्र हम y अक्ष की तरफ ऊपर की ओर ऐसे दर्शा देंगे, ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। चुंबकीय क्षेत्र z अक्ष की तरफ है तो इसके लिए हम z अक्ष की ओर इस प्रकार से रेखाएं बना लेंगे, ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब तरंग में होता क्या, विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों अपना स्थान बदलते रहते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र ऊपर चला जाएगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से बनाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा, और वैद्युत क्षेत्र नीचे यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वैद्युत क्षेत्र नीचे, दोनों परस्पर लंबवत होंगे। अब चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र ऊपर चला जाएगा और जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कहाँ होगा, वो नीचे होगा। ये वैद्युत क्षेत्र E ऊपर और B नीचे। अब ये जो B है वो ऊपर चला जाएगा और वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ये E है और ये B है। इस तरीके से हम इनके संचरण की दिशा को बना लेते हैं। तो ये भी प्रश्न पूरा हो गया है, और वैद्युत चुंबकीय तरंग पर हर साल कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता है। इसमें तो देखिए 2 प्रश्न आ गए हैं, विकल्प में भी एक प्रश्न था और एक प्रश्न ये, तो एक ही लेसन से आपको 3 नंबर का यहाँ पे प्रश्न प्राप्त हो जाता है। इसके बाद तीसरे का गा, प्रश्न नंबर 3 का गा। इसमें दिया है कि प्रकाश के, इसमें दिया गया है कि प्रकाश के किन्हीं 2 स्रोतों के मध्य 24 सेंटीमीटर की दूरी है। ज्ञात कीजिए कि 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अभिसारी यानी उत्तर लेंस को कहां रखें ताकि दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने। तो ये कह रहा कि यहाँ पे 2 स्रोत हैं
और इन दोनों स्रोतों के जो बीच की दूरी है वो 24 सेंटीमीटर। हमने इसको O1 मान लिया है, स्रोत O1, और ये दूसरा है O2। अब इनके बीच में करा कि एक अभिसारी लेंस को कहां रखा जाए, तो हमने एक उत्तल लेंस, ये एक उत्तल लेंस है, इनके बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर थी। ये मान लेते, माना पहले स्रोत से, ये पहला स्रोत है, इससे x सेंटीमीटर की दूरी पर हमने इस उत्तल लेंस यानी अभिसारी लेंस को रख लिया है। आगे इसमें कहता है कि प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने। ये कह रहा कि दोनों स्रोतों के बीच में उत्तल लेंस को कहां पे रखा जाए कि जो प्रतिबिंब बने वो एक ही बिंदु पर बने। तो हमने x पहले स्रोत से x सेंटीमीटर की दूरी पर मान लिया। तो पूरी दोनों स्रोतों के बीच की दूरी 24, पहले स्रोत से x की दूरी पर हमने रख दिया। तो दूसरे स्रोत से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है, 24 में इस x को हम कम कर लेंगे तो आ जाएगा 24 माइनस में x, इतनी दूरी पर रहेगा। यह करा कि जो उत्तल लेंस है उसकी जो फोकस दूरी है वो 9 सेंटीमीटर है। 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है, तो इसकी फोकस दूरी को हम 9 सेंटीमीटर यहां पे लिख लेते हैं। अब प्रकाश की किरण यहां पे ऐसे चलेगी इस स्रोत से, और इस स्रोत से भी प्रकाश की किरण आएगी। इसके बाद दोनों का जो प्रतिबिंब बनेगा वो एक ही जगह बनेगा। मान लेते हैं कि प्रतिबिंब I पर बनता है, O1 का भी प्रतिबिंब I पर, O2 का भी प्रतिबिंब I पर ही बनेगा, एक ही जगह बनाना है। तो सबसे पहले जब वस्तु का कार्य O1 करेगा तो हम इसमें लेंस सूत्र लगा देते हैं, और उसके बाद जब O2 वस्तु का कार्य करेगा फिर इसमें लेंस का सूत्र लगाएंगे, उसके बाद उत्तर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम O1 के लिए यानी वस्तु का कार्य O1 जब वस्तु का कार्य करेगा तब इसमें हम लेंस सूत्र लगाएंगे। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, ये लेंस सूत्र होता है। इसी को यहां पे हमें लगा के दिखाना है। तो सबसे पहले हम u बराबर नोट करेंगे। u मीन्स वस्तु की दूरी, O1 वस्तु है तो ये लेंस से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर, ये हमने माना है। तो बाईं तरफ की दूरी, लेंस से बाईं तरफ की दूरी निगेटिव ली जाती है इसलिए माइनस का x लिखेंगे। और माना कि जो प्रतिबिंब है वो v दूरी पर बनता है, इसका भी प्रतिबिंब I है, इसका भी प्रतिबिंब I है, और दोनों के लिए ही वो v दूरी पर बनता है। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या रहेगी, v। अब यहां पे फोकस दूरी पर हमें सावधान रहना है। देखिए जब वस्तु लेंस के बाईं ओर रखी जाती है तो उसका जो फोकस होता है वो इधर होता है, इसलिए वो पॉजिटिव हो जाता है, फोकस दूरी पॉजिटिव। लेकिन जब O2 वस्तु का कार्य करेगा तो अब की बार जो वस्तु है लेंस के दाईं तरफ है, इसलिए इसका जो फोकस होगा वो इस साइड में होगा, और तब इसकी फोकस दूरी बाईं तरफ होने की वजह से निगेटिव आ जाएगी। बस यही सावधानी हमको रखनी है इस सवाल में, क्योंकि O1 बाईं तरफ है तो फोकस दूरी पॉजिटिव लेना क्योंकि फोकस इधर रहेगा, और O2 दाईं तरफ है, इसका फोकस उधर रहेगा, इसलिए फोकस दूरी बाईं तरफ निगेटिव लेना पड़ेगा। इतना कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो फोकस दूरी कितनी, 9, लेकिन प्लस की लेनी है क्योंकि दाईं तरफ। लेंस सूत्र लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u से। 1/f कितना है, 9, 1/b हमको मालूम नहीं है, u की वैल्यू कितनी है, माइनस की x है, तो 1/9 इक्वल टू 1/b, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/x, इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद जो दूसरी वस्तु है O2, लिखेंगे O2 के लिए जब वो वस्तु का कार्य करेगा तो अब जो वस्तु की दूरी है वो कौन रहेगा, क्योंकि ये लेंस से 24 माइनस x की दूरी पर है, इसलिए वस्तु की जो दूरी रहेगी वो 24 माइनस x रहेगी सेंटीमीटर।
दाईं तरफ की जो दूरी है वो पॉजिटिव ली जाती है, इसलिए ये दूरी कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, इसको पॉजिटिव लेंगे। प्रतिबिंब की दूरी वही v रहेगी। अब फोकस दूरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दाईं तरफ जब वस्तु रहे तो हरदम फोकस दूरी निगेटिव लेना है, तो इस बार माइनस का 9 सेंटीमीटर रहेगा, क्योंकि इसका जो फोकस है इधर वाला लेना पड़ेगा, फोकस दूरी बाईं तरफ निगेटिव रखी जाती है। 1 में f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से फिर सवाल एक बार लगाते हैं, इस बार माइनस का 9 1/v माइनस 1/u, u कितना है 24 माइनस में x, ये इक्वेशन सेकंड है। अब ऐसा करते हैं कि दोनों समीकरणों से v को काट देते हैं, तो दोनों समीकरण यहां पे लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से v को काटना है हमें, तो 1/9 बराबर 1/v प्लस में 1/x, यहाँ पे 1/-9 बराबर 1/v और माइनस का 1/24 माइनस x लिख देते हैं। घटाने पर लिखेंगे ये प्लस हो जाएगा माइनस और ये प्लस हो जाएगा, दोनों कट गए। 1/9 धन 1/9 कितना बन जाएगा 2/9 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/x प्लस में 1/24 माइनस x, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो 2/9 और इक्वल टू में एलसीएम कितना बन जाएगा x और इनटू में 24 माइनस x एलसीएम बनेगा, तो x कट जाएगा, आ जाएगा 24 माइनस x और आगे क्या बन जाएगा प्लस में x, ये दोनों कट गए, तो कितना बन जाएगा 2/9 बराबर का निशान ऊपर 24 रहेगा, नीचे दोनों का गुणा करेंगे 24x और माइनस में x², फिर ये गुणा कर लेंगे तो यहां बनेगा 24 का 2 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 48x और माइनस में 2 का x² में करेंगे तो 2x² बन जाएगा, बराबर का निशान 24 का 9 में करेंगे तो 9 का 4 में करेंगे 36 बनेगा, 9 का 2 में 18, 3 कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो ये एक हमको समीकरण यहाँ पे मिल जाता है, इसको मिटा देते हैं। तो इस समीकरण को द्विघात समीकरण बनाएंगे, इसको उधर लेकर जाते हैं तो प्लस का 2x² और ये 48 उधर जाएगा तो माइनस का 48 हो जाएगा, 48 तो 2x² माइनस में 48x प्लस में 216 बराबर 0। इसके बाद हम यहाँ पे इस पूरे समीकरण में 2 से भाग कर देंगे, जैसे हम 2 से भाग करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, केवल x² बचेगा, 48 में 2 से भाग करेंगे 24 बचेगा, और 216 में जब 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये x में द्विघात समीकरण बन जाता है, तो 108 के हमें ऐसे 2 खंड करने हैं जिनको जोड़ दें तो कितना 24 आ जाए, तो वो 18 और 6 होते हैं, तो 24 की जगह में क्या लिखना, वही जो 18 और 6 गुणनखंड आएंगे तो x², इसकी जगह -18 और -6 दोनों मिलकर कितना 24 हो जाएगा और 108 रहेगा। इसके बाद यहाँ पे 2 पदों का हम जोड़ा बनाते हैं और इससे x कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा अंदर x -18 और यहाँ से 6 कॉमन हो जाएगा, तो 6 कॉमन करने पर कितना बचेगा x -18 और बराबर कितना रहेगा 0 रहेगा। इस तरीके से x -18 एक बार फिर कॉमन हो जाएगा तो आगे क्या बचेगा x बचेगा और ये -6 बचेगा x -6। इसके बाद हम x -18 को 0 के बराबर करेंगे तो 18 का 75 करेंगे x बराबर 18 आ जाएगा और x -6 को जब हम 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि x की यहाँ पे जो 2 वैल्यू प्राप्त हुई हैं 18 और 6, तो यहां से क्लियर हो जाता है कि हमने ये माना था कि जो लेंस है वो पहली वस्तु से कितनी दूरी पर है x दूरी पर, तो अब इसमें एक मान हमको लेना है। अगर हमने लेंस को पहली वस्तु से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा तो दूसरी वस्तु 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रहेगी, और अगर हमने वस्तु को x बराबर 6 भी है, अगर हमने लेंस को वस्तु से 6 सेंटीमीटर दूरी पर रखा तो दूसरी 18 पर हो जाएगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई एक बात हम लिख सकते हैं, तो लिख देंगे कि लेंस पहली वस्तु से, क्योंकि यहाँ पे जो वस्तु के बारे में कहा गया है तो वो है 2 बिंदु स्रोत हैं, तो यहां पे लिख देंगे कि पहले बिंदु स्रोत से लेंस की दूरी कितनी है 18 सेंटीमीटर।
इस तरीके से आंसर लिख दिया जाएगा। पहले बिंदु स्रोत से लेंस की दूरी 18 लिख लो या 6 लिख लो, कोई एक लिखना है, तो हमने यहाँ पे 18 सेंटीमीटर लिख दिया। तो दूसरे स्रोत से लेंस की दूरी कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसको भी यहां लिख देते हैं हम, दूसरे बिंदु स्रोत से लेंस की दूरी 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारे आंसर होंगे। और इस तीसरे प्रश्न का आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लगाते हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में आपको दे दिए जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन इसका ये है कि 5000 एंगस्ट्रॉम, 8000 एंगस्ट्रॉम एवं 7000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की पराबैंगनी किरणें जब हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में डाली जाती हैं, मूल अवस्था मतलब जो उसका पहला ऊर्जा स्तर होता है उसे मूल अवस्था कहते हैं, आपतित होती हैं, तो उनसे 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। प्लांक नियतांक ज्ञात करके दिखाइए। तो मान लीजिए कि ये मूल अवस्था है, इस मूल अवस्था में पराबैंगनी किरणें ऐसे डाली जा रही हैं। एक पराबैंगनी जो किरण है वो 800 एंगस्ट्रॉम की है और दूसरी 700 एंगस्ट्रॉम की है। तो इसके बाद देखिए, जब कोई आप प्रकाश डालेंगे, कोई पराबैंगनी विकिरण यहां पे डालेंगे, तो यहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इससे। तो यही कह रहा है इसमें कि जब मूल अवस्था में डाली जाती है तो उससे 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के साथ में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो प्लांक नियतांक का मान ज्ञात करके दिखाना है। प्लांक नियतांक का मान तो वैसे भी आप लोग जानते होंगे कि 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड होता है, लेकिन उसको यहाँ पे निकाल के दिखाना है। आगे पीछे हो जाता है, जब भी हम कैलकुलेशन करके प्लांक नियतांक की वैल्यू को निकालते हैं, थोड़ी बहुत आगे पीछे भी हो जाती है, जरूरी नहीं कि वही फिक्स वैल्यू निकले जो हम याद रखते हैं। तो दोनों पराबैंगनी विकिरण की तरंगदैर्घ्य दी गई है और उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उनकी ऊर्जा दी गई है। तो इस सवाल को देखें कैसे लगाएंगे। एक फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं ऊर्जा और तरंगदैर्घ्य के लिए, E=hc/λ। ये प्लांक नियतांक है, ये प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये लैम्डा और ये ई। यहां पे लैम्डा की वैल्यू दी गई है और ई की वैल्यू दी गई है। दो लैम्डा की वैल्यू दी गई है, तो एक को λ1 मानेंगे, दूसरे को λ2 मानेंगे। और ये दो इसमें ई की वैल्यू दी गई है, ये ऊर्जाएं हैं, तो एक को E1 मानेंगे और एक को E2 मानेंगे। अगर इसको λ1 तो ये E1, अगर ये λ2 तो ये E2 मानेंगे। तो पहले इनको हम नोट कर लेते हैं। जो पहली पराबैंगनी विकिरण उसकी तरंगदैर्घ्य को λ1 से लिखेंगे और वो इसमें दी गई है 800 एंगस्ट्रॉम। इसको बना लेते हैं मीटर, तो ये 800 और इंटू में 10⁻⁻10 मीटर। ये 10⁻2 बनेगा और इस -10 में इसको एडजस्ट करेंगे तो प्लस का 2 -10 -8 आ जाएगा। तो 8 × 10⁻⁻8 मीटर ये पहली पराबैंगनी विकिरण की तरंगदैर्घ्य है। इसके बाद जो दूसरी पराबैंगनी विकिरण है उसकी तरंगदैर्घ्य 700 एंगस्ट्रॉम है। इसको भी मीटर बना लेते हैं, तो 700 एंगस्ट्रॉम को मीटर बनाने के लिए 10⁻10 से गुणा कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 7 × 10⁻8 मीटर। अब ये जो पराबैंगनी विकिरण इलेक्ट्रॉन निकालता है उसकी ऊर्जा इसमें इसको E1 से नोट करेंगे। E1 की जो वैल्यू है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसको जूल बनाते हैं क्योंकि ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर मान के सवाल लगाओगे तो हमारे सवाल गलत माने जाते हैं। इसको जूल में लगाएंगे तो 1.8 में इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल बनाने के लिए 1.6 ×
10 की घात माइनस 19 से गुणा कर देते हैं। अब जब इसका आपस में गुणा करोगे तो हमें जो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी वो 2.88, क्योंकि 16 अट्ठे कितना होता है 128 होता है, और 16 इक्के 16 और 12 कितना 28, तो 2.88 दशमलव 2 के बाद यहाँ पे लगाएंगे इंटू 10 की घात माइनस में 19, और अब ये बन गया है जूल। इसी तरीके से दूसरे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को E2 से नोट करेंगे, वो 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको भी जूल बना लेते हैं। तो 4.0 में 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 से गुणा करेंगे तो 16 का 0 यहाँ पे रहेगा और 16 चुकू 64, दशमलव 2 अंकों के बाद जब हम लगाएंगे तो बनेगा 6.4 और इंटू में 10 की घात माइनस का 19 जूल। अब यही फार्मूला जब हम पहले पराबैंगनी विकर्ण के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, जब पहले के लिए अप्लाई करेंगे क्योंकि दो वैल्यू हैं, तो E1 इक्वल टू SC अपान लैम्डा 1, और दूसरे के लिए यही फार्मूला E2 इक्वल टू SC अपान लैम्डा 2। H और C में 1 1 या 2 2 नहीं लगाएंगे क्योंकि ये फिक्स वैल्यू होती है, H की वैल्यू निकालनी है। तो दो मान हमारे पास आएंगे यहाँ पे E1 इक्वल टू HC अपान में लैम्डा 1, और यहां पे हम सबकी वैल्यू चाहे तो रख सकते हैं। E1 की वैल्यू कितनी है, ये इसमें E1 की वैल्यू दी गई है, यहां पे रख लेंगे 2.88 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। HC के मान हमको नहीं रखने हैं, और लैम्डा 1 की जो वैल्यू है वो 8 इंटू 10 टू पावर माइनस में 8 है, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। ये E1 का मान हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिया, या चाहो तो E1 का मान हम ना लिखें कोई दिक्कत नहीं आएगी, और सीधे हम समीकरण बना देते हैं। जैसे E2 इक्वल टू समीकरण क्या बनेगा SC अपान में लैम्डा 2। अब हम ये देखेंगे कि E1 का जो मान है वो छोटा है और E2 का मान 6.4, ये 2 दशमलव में 6 दशमलव, यानी E2 बड़ा E1 छोटा, तो E2 में E1 को घटा देते हैं। ये जो समीकरण है इसमें यही करेंगे, E2 में E1 को घटाएंगे तो E2 माइनस में E1, और E2 की जो वैल्यू है कितनी है वो इसमें दी गई है HC अपान में लैम्डा 2 माइनस में HC अपान में लैम्डा 1। अब E2 माइनस में E1, HC यहां से कॉमन करते हैं, HC जब कॉमन करेंगे तो 1 अपान में लैम्डा 2 माइनस 1 अपान में लैम्डा 1। अब यहां पे इनकी अगर वैल्यू रखें तो हमारे लिए अब हल करना आसान हो जाएगा। तो इनके जो मान इसमें दिए गए हैं उन मानों को हम यहां पर रख लेते हैं। E2 का जो मान दिया है 6.40, तो 6.40 माइनस में इंटू में 10 टू पावर माइनस 19 है, और E1 का जो मान है वो ये 2.88 इंटू में 10 की घात माइनस का 19, और इसके बाद फिर H की वैल्यू हमको निकालनी है, प्लांक नियतांक है, इसको निकालना है। C का मान हमें याद रहता है 3 इंटू 10 की घात 8 होता है, और इसके बाद 1 अपान में लैम्डा 2 माइनस 1 अपान लैम्डा 1। तो लैम्डा 2 की वैल्यू ये है 7 इंटू 1/7 इंटू 10 की घात माइनस 8 है, माइनस में लैम्डा 1 की जो वैल्यू है वो 8 इंटू 10 घात माइनस 8 है, तो 8 इंटू 10 की घात माइनस का 8 इसमें दिया है। इनको दोनों को आपस में घटाते 10 में 8 कम करोगे तो 2 बचेगा, और 13 में 8 कम करेंगे 5 बचेगा, और 5 में 2 कम करेंगे 3 बचेगा। 3.52 इंटू 10 की घात माइनस 19। इसके बाद यहाँ पे H और इंटू में 3 इंटू 10 टू पावर 8, यहां से हम क्या करते हैं 10 की घात माइनस 8 को कॉमन कर लेते हैं। तो जब 10 की घात माइनस 8 को हम कॉमन करेंगे तो ये कॉमन होकर के चलाएगा यहाँ पे इसके नीचे 10 की घात माइनस में 8, अंदर बचेगा 1/7 माइनस में 1/8 बचेगा। तो ये 3.52 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 है,
इस -8 को हम ऊपर लेकर जाएंगे, तो ये -8 जब ऊपर बन जाएगा तो ये प्लस का 8 और ये प्लस का 8 16 बनेगा। तो बनेगा h इंटू में 3 इंटू 10⁻16 और इनका दोनों का 7 8 का एलसीएम 56 हो जाएगा। 7 से 56 भाग करेंगे 8 बार जाएगा, 8 56 भाग करेंगे 7 बार जाएगा। इस तरीके से 3.52 इंटू में 10 की घात -19 h इंटू में 3 इंटू 10⁻16 इंटू में 1 बटे कितना बचेगा 56। अब h की वैल्यू हमको निकाल के दिखाना है, तो सबका पक्षांतर करते हैं। 56 नीचे ऊपर आएगा, ये ऊपर ये नीचे जाएगा। इस तरीके से h बराबर 3.52 इंटू 10 की घात -19 है इंटू में 56 और बटे में क्या रहेगा, यहाँ पे 3 इंटू में 10 की घात 16 आ जाएगा। तो h बराबर जब 3.52 का 56 में हम गुणा करेंगे, तो 3.52 का 56 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 197.12 197.12 और बटे में क्या रहेगा 3। पावर को एडजस्ट करेंगे, ये माइनस का 16 है ऊपर जाए, ये प्लस का 16 ऊपर जाएगा -16 -16 -19 -35 हो जाएगा। अब 3 का जब इसमें भाग कर देंगे, 3 का जब इसमें हम भाग करेंगे तो h बराबर 6 बार जाएगा, 3 18 हो जाएगा। इसके बाद 1 बचेगा, 3 5 15 हो जाएगा, दशमलव लगेगा और 21 हो जाएगा। 2 बचेगा यहाँ पे 21, 3 7 21, उसके बाद दशमलव लगा ही है और 6 आ जाएगा। इंटू में 10 की घात -35। दशमलव को 1 अंक आगे बढ़ा देते हैं तो h बराबर 6.576 इंटू 10 की घात -34 आ जाएगा। दशमलव 1 अंक आगे जाने पे घात में ही जुड़ जाएगा। तो हम इतने अंकों को छोड़ देते हैं, तो ये जो 5 या 5 से बड़ा है इसलिए आगे वाले में 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो h बराबर 6.6 इंटू 10 की घात -34 जूल सेकेंड, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में प्रश्न नंबर 3 तक के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए गए हैं। आगे 4 5 6 7 8 और 9 ये आपको अगले वीडियो में क्वेश्चन मिल जाएंगे। तब तक आप इनकी तैयारी करिए, इनको अच्छे से समझिए। थैंक यू।